हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से पल्लवास और पांड्यास के समय की म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में आपको पढ़ा दिया। फिर वो चाहे पल्लवास के समय की पनामलाई की पहाड़ियों पे बनी हुए उस टेम्पल की म्यूरल पेंटिंग्स हों और या फिर पांड्या समय में सितनावासल की जैन गुफाओं की उन पेंटिंग्स का जिक्र हो, हम कर चुके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्षेत्र तो आपको तभी दिखा दिया था कि चोलाज कौन सा क्षेत्र रूल किया करते थे। जैसे पल्लवों के लिए महत्वपूर्ण थी उनकी राजधानी कांची, पांड्यों के लिए महत्वपूर्ण थी मदुरई। नीचे आपने देखा था मदुरई, ऊपर आपने देखा था कांची। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि समस्या ना उत्पन्न हो। वैसे कि पिछले लेक्चर में हम इस विषय पे अच्छे से चर्चा कर चुके थे और हमने ये देखा था, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मदुरा, तंजौर, कांची। तो नीचे थे मदुरई, ऊपर थी कांची, बीच में है ये तंजावुर यानी कि आज का तंजौर। और ये है क्षेत्र चोलों का, यानी कि चोलों की राजधानी तंजावुर। वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। हम इसके बारे में अच्छे से उस दिन समझ चुके हैं। और जो क्षेत्रफल अभी मैंने आपको दिखाया, ये चोला किंगडम का ही क्षेत्रफल है, ये मैप है। इसी क्षेत्र में वो शासन किया करते थे, ये हम पिछले लेक्चर में भी समझ चुके थे। ओके, तो ये है चोलों का क्षेत्र। चोल शासक, मैंने आपको उस दिन भी ये बात समझाई थी कि 3 बार इनका जिक्र मिलेगा। एक तो बहुत पहले, एक फिर बीच में, और बीच में जो जिक्र होगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 848 कॉमन एरा से 1070 कॉमन एरा वाला, और फिर 1070 से एक ब्रांच और फर्दर इनकी आगे बढ़ेगी जो कि लेटर चोला कहलाएंगे। हमें ये जो बीच में आने वाली ब्रांच है 848 से 1070 यानी कि 9th से 11th सेंचुरी वाली चोला ब्रांच, इनको पढ़ना है हमें। इनके माइटी रूलर्स में से 3 बहुत ही महाप्रतापी शासकों का जिक्र करना है, जिनमें सबसे पहले हैं राज राजा चोल 1, दूसरे हैं राजेंद्र चोल 1 और तीसरे हैं राज राजा चोल 2। तो राज राजा का जिक्र आज हम करेंगे चोल 1 का, राज राजा चोल 1। ये 9th से 11th सेंचुरी का जिक्र करने जा रहे हैं हम, ये महत्वपूर्ण है। जब हम इनका जिक्र करेंगे तो जिक्र क्या होगा ये समझना भी ज़रूरी है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर सिस्टम जो पहले शुरू हो गया था। जैसे कि आपने पल्लवास के समय में टेम्पल आर्किटेक्चर सिस्टम में विमान का कंसेप्ट देखा था। मैंने आपको बताया था कि विमान बने हुए हैं, विमान स्टाइल में आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है। ये ट्रेडिशन पांड्यास के समय में आगे बढ़ा और ऐसा माना जाता है कि जो तमिल सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर है उसने अपनी परफेक्शन और मैच्योरिटी और हाइट्स को अचीव कर लिया था चोला समय तक आते आते। चोलों के द्वारा बनाए गए टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही बड़े हुआ करते थे, यानी कि बहुत ही भव्य हुआ करते थे। उनका ग्रैंडियर, उनका मैग्निफिसेंस, उनका स्केल अनमैचेबल रहा है लगभग आने वाले समय के 1000 वर्षों तक। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में से पल्लवों के समय का बना हुआ कांची का कैलाशनाथ टेम्पल और चोलों के समय में बना हुआ बृहदेश्वर टेम्पल जो कि बृहदेश्वर में है, दैट इज़ द तंजौर। तो ये टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में से एक माने गए हैं उस समय के। तो चोलों के समय में आकर के वो जो स्टोन्स से डेवलप करने वाला टेम्पल आर्किटेक्चर था, जो तमिल रीजन की खासियत के रूप में शुरू हुआ था, वो मैच्योरिटी को प्राप्त कर चुका था। तो इनके समय के हम टेम्पल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। जैसे राज राजा 1 से जुड़ा हुआ जो टेम्पल होगा वो आप अलग अलग नामों से जानेंगे। उसे राज राजेश्वरा टेम्पल कह सकते हैं, राज राजा का ईश्वर, राज राजेश्वरा टेम्पल।
उसे आप बृहदेश्वर टेम्पल कह सकते हैं, उसे आप तंजौर का शिव टेम्पल कह सकते हैं, तंजौर का शिव मंदिर, या फिर उसे आप द बिग टेम्पल कहते हैं। उसे तमिल में क्या कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये उसके अलग अलग नाम हैं। ये टेम्पल राज राजा वन को डिवोटेड है। ओके, इसी तरह से गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल, इसे आप राजेंद्र चोल से जोड़ करके देखते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल है। और इसी तरह से ऐरावतेश्वर टेम्पल, यानी कि दारासुर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल ये इसका नाम है, ये भी राज राजा चोल 2 से कनेक्टेड है। तो राज राजा 1 से बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, राजेंद्र चोल से जुड़ा हुआ गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल, मैंने अभी यही बताया था ना, इसके अलग तो नहीं बता दिया था कुछ, ध्यान था आपका। और राज राजा 2 से जुड़ा हुआ ऐरावतेश्वर या फिर दारासुरम टेम्पल। ओके, ये 3 महत्वपूर्ण टेम्पल है इस समय के, इनका ही जिक्र हम आज करने वाले हैं, जिसमें से जिक्र आज हम बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर की म्यूरल ट्रेडिशंस का करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये तीनों के तीनों टेम्पल्स को चोलाज लिविंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स नाम से 1987 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाल दिया गया था। पहला राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल या तंजौर का शिव टेम्पल, एक ही नाम है, किसके द्वारा? राजराजा 1। दूसरा गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल, जो कि गंगईकोंड चोलपुरम में है, किसके द्वारा? राजेंद्र चोल। और तीसरा ऐरावतेश्वर और दारासुर टेम्पल, किसके द्वारा? राज राजा चोल 2। ये 3 टेम्पल को चोला लिविंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स के नाम से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1987 में इंडक्ट कर लिया गया था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम जिस बृहदेश्वर टेम्पल का बार बार जिक्र करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको एक बार देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाएँ कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। देखिए, ये टेम्पल है। हम टेम्पल के ऊपर उस तरह से जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि टेम्पल के ऊपर आगे आने वाले समय में चैप्टर है। हमें आपको सिर्फ दिखाना है कि हम किसके अंदर की म्यूरल पेंटिंग्स का जिक्र कर रहे हैं। इंसानों का कद देखिए टेम्पल के सामने, टेम्पल देखिए, बहुत ही एक्सटेंसिव गर्भगृह आ रहा है ना, सेंट्रल सेंक्टम के ऊपर बना हुआ ये शिखर, इसे आप शिखर कह सकते हैं, इसे आप पगोड़ा कह सकते हैं। और इसी की एग्जिस्टेंस की वजह से इसे हम विमान स्टाइल कहते हैं, द विमान आर्किटेक्चर। लगभग 14 मंजिली है ये, 14 स्टोरी, लगभग 216 फुट की ऊंचाई पर 40 टन के 2 बड़े स्टोन ब्लॉक्स चढ़ाए गए उस समय में। इमेजिन करिए, टन में वजन है और 216 फुट की ऊंचाई पर। और टेम्पल कंप्लीट हो गया था 1010 कॉमन एरा में। एज इट इज़ आज भी खड़ा है और आप हैरान हो जाएंगे इसके बनने का समय देख करके। आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि सभी तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, हर तरह के रिसोर्सेज की वजह बाद भी, भारतीय सरकार, भारतीय राष्ट्र के समर्थन के बावजूद भी अयोध्या में जो राम मंदिर अब बन रहा है उसे भी अच्छा खासा समय लग जाएगा। लेकिन उस समय में आप देखिए राज राजा ने इस टेम्पल का निर्माण कितने समय में कराया होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसके पहले जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल काउंट हुआ है कांची का कैलाशनाथ, वो पूरे 6 साल में ही पूरा हो गया था, ओनली 6 ईयर्स। और टेम्पल की मजबूती, डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस का उदाहरण है हज़ारों वर्षों से भी ज़्यादा समय से उनका एज इट इज़ खड़े रहना। ऐसा नहीं है कि वो कोई टेम्पल उसी तरह से, सुनामियाँ भी झेली हैं, सब कुछ झेला है इन टेम्पल्स ने, लेकिन हज़ारों वर्षों से ज़्यादा समय से ऐसे ही खड़े हैं। लोग आज भी देखने जाते हैं तो मैस्मराइज हो जाते हैं। ये थे स्किल्स,
ये थी उस समय की टेक्नोलॉजी। आज दिन तक वैज्ञानिक हैरान है कि पत्थर चढ़ाया कैसे होगा ऊपर, तब तो क्रेन भी नहीं थी। तो जहाँ से पत्थर निकाला है वहीं से रैंप तैयार किया गया था। पत्थर को कैसे खींचा गया होगा, कोई कहते हैं कि ऊपर बल्लियाँ लगा करके, इस तरफ हाथी थे, रस्सी डाल करके उनसे खिंचवाया गया होगा। बीट एनीथिंग, बट वो वहाँ है जो है, और वो आपके सामने है। आप पता लगाएं कि वो कैसे हुआ। ओके, इस बृहदेश्वर टेम्पल का जिक्र हम करने जा रहे हैं। अलग अलग तरह की स्पेलिंग से इसे लिखा जाता है, तो मैंने बोर्ड पे भी अलग अलग तरह की ही स्पेलिंग्स का प्रयोग किया है। शुरुआती नाम इसका, जो आम जनमानस में तमिल भाषा में ओरिजिनल नेम जो इसका था वो क्या था, तमिल लैंग्वेज में आम जनमानस की भाषा में इसे क्या कहते थे, क्योंकि थंजावुर में था तो इसे कहते थे थंजाई पेरिया कोविल। थंजाई पेरिया कोविल, ये इसका आम जनमानस में पहला ओरिजिनल नेम है। ओके, या फिर इसका पहला ओरिजिनल नेम जो कि राजा के द्वारा जिस नाम से इसे पुकारा गया वो पेरुवुदयार। पेरुवुदयार, तो थंजाई पेरियो कोविल, द फर्स्ट और द ओरिजिनल पॉपुलर नेम और द नेम गिवन बाय द एम्पेरर हिमसेल्फ, इट इज़ द पेरुवुदयार, द ग्रेट लॉर्ड और द ग्रेट मास्टर। और नाम क्या दिया गया था, राजराजेश्वर उदय परमस्वामी। राजराजेश्वर उदय परमस्वामी, ये इसके ओरिजिनल नाम है। फिर इसका नाम बढ़ा द बिग टेम्पल, इसका नाम पड़ा द बिग टेम्पल। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं 9th to 11th सेंचुरी के समय के चोलास की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको समय भी बताया कि 1010 1010 AD या कॉमन एरा में ये बन करके खड़ा हो चुका था। उसके बाद फिर इसी क्षेत्र में और शासक भी आए हैं, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं 1529 से 1736 के बीच का समय जो है, 1529 से 1736 के बीच का समय। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 16 से 16th से 18th सेंचुरी का समय। इस समय पे यहाँ पर नायका शासक भी आए हैं, द नायका रूलर्स। नायक शासक कहते थे हम उन्हें। तो उन्होंने भी इन टेम्पल्स की म्यूरल पेंटिंग्स के ऊपर अपनी म्यूरल पेंटिंग्स बनवाई। और इसी समय की अगर बात करूँ तो इससे आगे अगर आप बढ़ जाते हैं तो 17 से 19 सेंचुरी के दौरान एक प्रिंसिपैलिटी के तौर पर इसी मदुरई के क्षेत्र में मराठा के भोंसले शासक, द भोंसले ब्रांच ऑफ द मराठा रूलर्स भी रूल करते रहे हैं। शेफोजी भोंसले बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। उनके समय में भी इन टेम्पल्स में जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं उनके ऊपर अपनी म्यूरल पेंटिंग्स बनवाई गई। तो यार जब आप आज की डेट में बृहदेश्वर टेम्पल जाते हैं तो आपको 3 स्टाइल की पेंटिंग्स वहाँ पर मिल जाती हैं। एक तो आपको चोलास के समय की पेंटिंग मिल जाती हैं, जो कि मैंने आपको बताया, हम जब जिक्र कर रहे हैं तो 9th से 11th सेंचुरी के चोलास की बात कर रहे हैं। दूसरा, जबकि चोलास 13th सेंचुरी तक गए हैं। इसके बाद जब आप जाते हैं तो आपको नायका समय की भी पेंटिंग्स मिल जाती हैं और आपको मराठा समय की भी पेंटिंग्स मिल जाती है। तो 3 तरह के स्टाइल्स की पेंटिंग आपको मिल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़। अब हमारी भूमिका बन चुकी है, अब हम कंसेप्ट्स को आगे लेकर के चलते हैं ताकि हम फंसे ना। क्योंकि बृहदेश्वर टेम्पल की बात हो रही है तो जिक्र होना ज़रूरी है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये भारतीय राज्य के भारत के तमिलनाडु नाम के राज्य में एग्जिस्ट करता है, कावेरी नदी के दक्षिण तट पर, द साउथ बैंक ऑफ द कावेरी रिवर। तो हमें क्लियर हो गया कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के डेल्टा के थोड़ी ही पीछे ये एग्जिस्ट करता है, द साउथ बैंक ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी इस तरह से बह रही है उसके दक्षिण बैंक के ऊपर। ये पहली चीज़। इसी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, और नॉर्थ ईस्ट में ही 40 किलोमीटर पर है दारासुरम या फिर ऐरावत ईश्वर। ऐरावत जो है वो इंद्र का हाथी हुआ करता था, उसका वाहन था। तो ऐरावत ईश्वर टेम्पल है 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे, और 70 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर है गंगईकोंड चोलपुरम। और तीनों को मिला करके मैंने बता दिया चोला लिविंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स के नाम से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इतनी बात क्लियर हो गई। नदी क्लियर हो गई, नदी क्षेत्र क्लियर हो गया, राज्य क्लियर हो गया, हमें ये सारा समय हमें क्लियर हो चुका है। अब हम इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। स्टाइल है विमान,
शिखर 14 मंजिली नज़र आ रहा है। 40-40 टन के बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स वहाँ पर रखे हुए हैं। अपने आप में साइज़ में बहुत भव्य है। ये उस समय के शासक के द्वारा डेवलप की गई आर्ट एंड आर्किटेक्चर का प्रमाण तो देता ही है। दूसरी तरफ ये उनकी पावर, उनके पर्सोना और उनके एम्पायर के स्केल को भी दर्शाता है कि उनमें क्षमता कितनी थी। ये सारी चीज़ों को ये दर्शाता है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं चोला पेंटिंग्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बृहदेश्वर में पाई जाने वाली पेंटिंग्स खास तौर पर उल्लेखनीय हैं, उनका जिक्र होना चाहिए। तो बृहदेश्वर टेम्पल्स, बृहद द कॉम्प्रिहेंसिव, द ऑल माइटी गॉड, तो नाम है बृहद ईश्वर। ओके, सो द बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर पेंटिंग्स, थंजावुर यानी कि आज का तंजौर। 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, चोला, नायका, मराठा। ओके, चोला 9 से 11 सेंचुरी का जिक्र हो रहा है, नायका 16 से 18 सेंचुरी का जिक्र हो रहा है, मराठा एक प्रिंसिपैलिटी के रूप में यहाँ पर आई 17 से 19 सेंचुरी का जिक्र हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा है। इन 1931 द चोला पेंटिंग्स इन बृहदेश्वर द तंजौर बिग टेम्पल वर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय एस.के. गोविंद स्वामी। एस.के. गोविंद स्वामी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए एक्चुअली में यहाँ पर जो नायका और मराठा स्टाइल की पेंटिंग्स हैं उनका तो काफ़ी लंबे समय से पता था, लेकिन चोलास के समय की भी म्यूरल पेंटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं ये पता नहीं था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि 16 से 18th सेंचुरी के दौरान, ख़ास तौर पर इन द मिड ऑफ द 16th सेंचुरी, शासक हुआ करते थे भार्गव नायक शासक। उनके समय में रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बृहदेश्वर मंदिर का। दक्षिण के तमिल के क्षेत्रों के मंदिरों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। 1200 कॉमन एरा के बाद से एग्जिस्टेंस में आए दिल्ली के क्षेत्र में सल्तनत शासकों ने। सो द मुस्लिम सल्तनत रूलर्स ये दक्षिण की तरफ जब कूच करते थे, यानी कि अपना एक्सपेंशन करते थे, तो दक्षिण के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। और वो पहुंचाए हुए नुकसानों से इन मंदिरों को और उनके आर्ट को उभारने का काम एक समय में नायका शासकों ने किया। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एग्जिस्ट करने वाले तमाम सभी मंदिर और उनकी आर्ट को रीस्टोर करने का काम नायका रूलर्स ने किया। और भार्गव नायक एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने ये काम की शुरुआत की। नायक शासकों ने जब रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हुआ ये कि जो नायक आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनके समय के जो पेंटर्स थे, उन्होंने उभारते उभारते एक चीज़ ये कर दी कि इन सभी पेंटिंग्स को कवर करके इनके ऊपर अपनी लेयर ऑफ प्लास्टर चढ़ा करके नई पेंटिंग्स बना दी अपने समय की, वो है नायक पेंटिंग्स। और इसी तरह से बाद में आकर के मराठास ने भी अपनी पेंटिंग्स की एडिशन की। तो नायका और मराठास की पेंटिंग्स तो साफ स्पष्ट थी और क्लियर थी, तो वो मिल भी पहले ही गई थी। लेकिन अब उन नायका पेंटिंग की लेयर के नीचे दबी हुई है चोलास के समय की पेंटिंग की लेयर, तो वो तो दिखेगी नहीं जब तक नायकों की पेंटिंग नहीं हटेगी। और दूसरी जो चोलास की पेंटिंग थी वो है भी डार्क एरिया में थी, यानी कि जब आप बृहदेश्वर मंदिर जाते हैं तो उसका जो गर्भगृह है उसके आसपास जो प्रदक्षिणा पथ है जिस पे आप परिक्रमा करते हैं, जिसे हम सर्कम एम्बुलेटरी पाथ कहते हैं, वो प्रदक्षिणा पथ यानी कि दैट कॉरिडोर, वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉरिडोर है और उसे हम शांताराम कॉरिडोर कहते हैं। उस कॉरिडोर में बनी हुई थी दीवारों पर ये पेंटिंग्स। तो वो नज़र में भी नहीं आई क्योंकि अंधेरा भी रहता था। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो कॉरिडोर दिखाने की, अगर हो पाए तो। बस होल्ड करिए, अभी दिखाते हैं आपको। हाँ, है, कॉरिडोर है, देखिए। देखिए जो कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर से आप इस तरह से, बीच में गर्भगृह है, उसके चारों तरफ इस तरह से कॉरिडोर बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपको गौर करें, फरमाएं तो यहाँ पर पेंटिंग्स नज़र आ रही होंगी। क्लियरली तो नहीं दिख रही, लेकिन दिखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर हैं। तो
नीचे फ्लोर से लेकर के रूफ तक, फ्लोर से लेकर के सीलिंग तक इन वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो अब ये जो पेंटिंग्स हैं ये नज़र में नहीं आई क्योंकि ढकी हुई थी। अचानक से 1931 में एक यंग हिस्टोरियन, एक जवान इतिहासकार जिनका नाम है एस.के. गोविंद स्वामी इस क्षेत्र में गए और उन्होंने एक वॉल पर नायकास की पेंटिंग देखते हुए देखा कि साइडों से वो जो पेंटिंग पैनल था उसके दोनों कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी पेंटिंग झड़ गई थी। उन्होंने जब उसके पीछे झांक करके देखा, झड़ी हुई पेंटिंग के पीछे उन्हें हल्का हल्का कुछ ऑब्ज़र्व हुआ कि नीचे भी कुछ पेंटिंग है। जब और थोड़ा तफ्तीश की तो पता लगा कि ये तो लगभग 1000 वर्ष पुरानी, यानी कि इन पेंटिंगों से भी बहुत पुरानी चोला समय की पेंटिंग्स हैं। तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत मेहनत की और उस समय में खैर 1931 में ही एस.के. गोविंद स्वामी ने इस चीज़ का फिर बहुत प्रचार किया। लोगों में एक्साइटमेंट पैदा हुई और आसपास के क्षेत्र के लोग इन मंदिरों में विज़िट करना शुरू हुए चोला के समय की उन पेंटिंग्स को देखने के लिए। लेकिन अब ऊपर के लेयर में पेंटिंग क्योंकि पहले से हो रखी थी नायकास की, तो टेक्नोलॉजी का जब धीरे धीरे विकास हुआ तो 1980 के दौर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके जो अपर लेयर पे नायकास की पेंटिंग है उसे रिमूव कर लिया। तो इस तरह से इधर से मटेरियल लगा करके उसे रिमूव कर लिया और फिर उसे ग्लास शीशे के ऊपर पेस्ट कर दिया। तो आप शीशे की उस तरफ से देखेंगे तो आपको पेंटिंग दिखेगी, है कि नहीं। जैसे बिल्कुल ऐसा कर लीजिए कि आप इस पेंटिंग को रिमूव कर लीजिए बहुत ही तरीके से और फिर ग्लास पर चिपका दीजिए, तो फिर आप वहाँ पर पेंटिंग डेवलप कर देंगे। इस तरह की टेक्निक लगा करके अपर लेयर को रिमूव कर दिया और नीचे की लेयर को रीस्टोर करने की कोशिश की, उसे डेवलप करने की कोशिश की। हालांकि पेंटिंग्स में से काफ़ी हद तक पेंटिंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाई, उस परिस्थिति में आज एग्जिस्ट नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी जो करती हैं उनसे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। बहुत ही भव्य विकास हुआ था पेंटिंग का उस समय में और अजंता ट्रेडिशन चोला समय में भी कंटिन्यू हुआ है। अजंता का ट्रेडिशन जो दक्षिण के क्षेत्रों में अपनी एंट्री करता है बादामी की गुफाओं से, जो आगे बढ़ता है पल्लव पांड्यास के समय से होते हुए चोलास के समय में भी आगे विकसित होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो अपर लेयर नायकास की थी, लोअर लेयर चोलास की थी, जो कि बहुत बाद में जाके दिखी है 1931 के अराउंड। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1931 द चोला पेंटिंग्स इन बृहदेश्वर द तंजौर बिग टेम्पल वर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय एस.के. गोविंद स्वामी, a young history lecturer from अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से थे। चलिए, बृहदेश्वर टेम्पल यानी कि बिग टेम्पल, यहाँ पर देखिए मैंने जब बृहदेश्वर लिखा है तो एस है सिंपल और डब्ल्यू है। यहाँ पर मैंने जब बृहदेश्वर लिखा है एस के साथ एच भी है और वी है। यहाँ पर फिर एस के साथ एच है लेकिन डब्ल्यू है, वी नहीं है। इस तरह से अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से समय समय दर पुकारा गया। तो बृहदेश्वर टेम्पल द बिग टेम्पल, राज राजा 1 985 कॉमन एरा टू 112 कॉमन एरा, द सन ऑफ सुंदर चोल, किनके पुत्र थे? सुंदर चोल के, यानी कि परांतक 3। सुंदर चोल का नाम और क्या था? परांतक 3। सो द सन ऑफ सुंदर चोल बिल्ट अ मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो किसको डेडिकेटेड है ये? लॉर्ड शिवा। देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, पहली बात। गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ऐरावतेश्वर टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। तो तीनों के तीनों चोला लिविंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। सो द सन ऑफ सुंदर चोला बिल्ट अ मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एट राज राजेश्वरम नियर द हेड ऑफ द कावेरी डेल्टा एंड कॉल्ड देयर लॉर्ड, और लॉर्ड को क्या कह के पुकारते थे चोलास? एज राज राजेश्वर उदय परम स्वामी, द ग्रेट गॉड हु रिजाइड्स एट राज राजेश्वरम। ओके, और पेरू वुदयार, द ग्रेट लॉर्ड और द ग्रेट मास्टर। और टेम्पल को क्या कहते थे? पेरू वुदयार कोविल, पेरू वुदयार कोविल। तो पेरू वुदयार कोविल इसका पहला नाम है, या थंजाई पेरिया कोविल इसका पहला नाम है। इतनी बात क्लियर हो गई?
बाद में नाम फिर और बदले गए। आप पूछेंगे सर इसका मौजूदा नाम जो कि बृहदेश्वर टेम्पल है और जो उसमें बैठे हुए गॉड हैं जिनको कि बृहदेश्वर कहते हैं, टेम्पल बृहदेश्वर, अंदर बैठे हुए गॉड भी बृहदेश्वर, और सिटी का नाम तंजावुर, ये कब पड़ा? ये नायका समय में पड़ा, नायक पीरियड में ये आज के मौजूदा नाम मिले हैं। ओके, सो टेम्पल के बारे में कुछ और जानकारी, कब शुरुआत हुई इसके बारे में जो भी एपिग्राफिक एविडेंसेस मिले हैं उनसे ऐसा लगता है कि राजराजा चोल की जब शासन का 19वां वर्ष था तब इसकी टेम्पल बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सो कमेंसमेंट ऑफ द टेम्पल बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन 19th ईयर ऑफ द रेन ऑफ राजराजा चोल वन एंड कंप्लीटेड कब हुआ? राजराजा के शासन का जो 25वां साल चल रहा था, उस एक साल तो 365 दिन का होता है ना, उस 25वें साल के 257th डे पे, आई बात समझ में? तो 19th ईयर में स्टार्ट हुआ और 25th ईयर के 257वें दिन में हो गया, यानी कि ले दे करके हम कहें तो वही 6 साल, 6 साल के अंदर ये बना करके टेम्पल आपको दे दिया। सोचने वाली बात है, इतना भव्य टेम्पल उस समय की टेक्निक के माध्यम से। सो commencement of the temple building project in 19th year of his reign and completed it on 257th day in the 25th year of his reign, that is 1010 common era। अब आप कहेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस दौर की म्यूरल पेंटिंग्स या फिर आर्किटेक्चर्स ये सब कुछ रॉयल पैट्रोनेज के द्वारा सपोर्टेड होता था, इतनी बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, कई बार हम ये डिस्कस कर चुके, तो इसमें भी वही सत्य है। इसके आइडिया को कंसीव करना, इसको डिज़ाइन करना, इस आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म में डिज़ाइन करना और इसे फिर एग्जीक्यूट कराना और मैनेज करना, आपको पता होना चाहिए सारे काम खुद राजराजा चोल वन ने अपने अधीन किए हैं। सो द होल सेंट्रल टेम्पल दैट इज विमान चैरियट ऑफ द गॉड्स at Thanjavur with its overwhelming presence of Tripurantaka images could be regarded as a symbolically depicting Lord Tripurantaka chariot। अब आप कहेंगे कि सर यदि आप ये कहते हैं कि ये जो टेम्पल है ये विमान स्टाइल का टेम्पल है, और विमान को आपने पिछले लेक्चर में समझाया था जैसे द चैरियट ऑफ गॉड, रथ की भांति मैंने समझाया था कि आगे अश्व रहते हैं, फिर साथ ही थोड़ी रेज्ड प्लेटफॉर्म पर जो है वो मेन शासक या राजा और उसके ऊपर छत्र रहता है, तो उसी तरह से टेम्पल भी है। तो अगर ये उसी तरह से है, विमान प्रकार का है, विमान अर्थात चैरियट ऑफ गॉड्स, भगवान का वो रथ, तो फिर ये कौन से एपिसोड को दर्शाता है और किस भगवान को दर्शाता है? तो ये भगवान शिव को दर्शाता है। भगवान शिव के किस रूप को दर्शाता है? त्रिपुर अंतक, त्रिपुर का जब अंत किया, ताड़कासुर एक शासक हुआ करता था, और ताड़कासुर ने, थोड़ी सी कहानी बताते हैं यार, चलो सुनो, ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक आपको चीज़ों को याद रखवाती। ताड़कासुर ने घोर तपस्या करके महादेव से वरदान ले लिया कि महादेव की संतान के हाथों ही ताड़कासुर की मृत्यु होगी, और महादेव उस समय में ठहरे योगी वैरागी। ताड़कासुर को लगा कि मैं अमर हो गया, वैरागी से ऐसा वरदान ले लिया कि अब इनकी संतान ही मुझे मारेगी, वैरागी का विवाह ही नहीं होगा तो संतान कहाँ से होगी। इसी संदर्भ में ये प्रयास किए गए कि महादेव का विवाह हो, तो पहले उनका सती के साथ विवाह हुआ, लेकिन चलिए किन्हीं कारणों से उनका मिलन ही ना हो पाया, तो संतान कहाँ से होगी। फिर सती पुनः आई पार्वती के रूप में, और फिर उनका पार्वती से विवाह हुआ, और फिर पार्वती से जो विवाह हुआ उस हेतु जो संतान प्राप्त हुई, जिसे हम स्कंद या फिर कार्तिकेय भी कहते हैं, जिसे दक्षिण में मुरुगन भी कह के पुकारा जाता है, ये अलग अलग नामों से आप उन्हें पुकारते हैं। तो क्योंकि कृतिकाओं के पास वो पले थे इसलिए उनका नाम मेन कार्तिकेय था। तो कार्तिकेय का जन्म हुआ और फिर कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत किया। तो देखिए संतान की उत्पत्ति भी हुई है तो किसी कारण हेतु, तो ये समझाने का प्रयास वहाँ पर किया है। लेकिन इसके पहले क्योंकि महादेव का सती से विवाह ना होगा तो संतान होगी तो फिर ताड़कासुर मरेगा, इसलिए ताड़कासुर ने देवी सती को आहत करने के बहुत प्रयास किए, ताड़कासुर ने देवी पार्वती को भी आहत करने के बहुत प्रयास किए, और किसी तरह से इनका विवाह रोका जाए इसके भी बहुत प्रयास किए।
संतान जो हुई है उसको पहले ही नष्ट कर दें, इसके भी बहुत प्रयास हुए। इन सब प्रयासों में एक कड़ी ये भी थी कि ताड़कासुर के पुत्रों के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि किसी तरह से एक ऐसे क्षेत्र का, एक ऐसे ग्रहों का निर्माण कर दे जिन ग्रहों पर हमें किसी तरह की कोई क्षति पहुंचा ही ना सके। तो उन्होंने इस तरह के ग्रहों का निर्माण कर दिया, 1 2 3 ग्रह, पुर, और कितने हैं, 3 और पुर, त्रिपुर। और इनको वरदान प्राप्त था कि जब ये तीनों एक लाइन में आएंगे तब कोई अगर इन्हें मारे तो ये मर सकते हैं, वरना ये कभी मरेंगे नहीं। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम तीनों कभी एक लाइन में आएंगे ही नहीं, एक सेंध में कभी भी नहीं आएंगे एक दूसरे के आगे पीछे, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे और फिर हमें कोई ख़त्म ही नहीं कर पाएगा। फिर इस अभियान के लिए शुरुआत हुई, ब्रह्मा को सारथी बनाया गया, एक रथ तैयार हुआ, सभी देवी देवताओं का उसमें सपोर्ट रहा। जो धनुष है, मेरू पर्वत को धनुष के रूप में तैयार किया गया, जो शेषनाग हैं उनको प्रत्यंचा के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह से बहुत सारे प्रयास हुए और सब ने मिलकर के, और महादेव ने धनुष को धारण किया और फिर अंततः त्रिपुर का अंत किया। अब यही महादेव का धनुष है जिसको बाद में राम ने उठाया था और उनका सीता से विवाह हुआ था। इसी धनुष की जिम्मेदारी परशुराम को दी गई थी कि आपको इसे संभाल करके रखना, इसलिए परशुराम गुस्सा हो गए थे जब राम ने वो धनुष उठा भी लिया था। तो ऐसे में ये धनुष बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी से के तहत जब एक लाइन में त्रिपुर आए तो उनका अंत करने वाला त्रिपुर का अंत करने वाला त्रिपुरांतका। तो इसकी इमेजेस मिलेंगी आपको। तो एक्चुअली में ये जो विमान है, ये विमान त्रिपुरांतक का विमान है, ये उसका रथ है। और जो अंदर इमेजेस भी हैं वो त्रिपुरांतक के रूप में ज़्यादा दर्शाई गई हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो मंदिर का मेन जो सेंट्रल रीजन है, जैसे विमान के रूप में देखा जाता है, वो सिंबॉलिकली त्रिपुरांतक को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने समझा दिया कि अब आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर वही लिखा है, द होल सेंट्रल टेम्पल कई बार ऐसी कहानियाँ सुनाते हुए अगर एक आधे पात्र या कोई एपिसोड इवेंट की हल्की फुल्की गलती हो जाए तो क्षमा किया करें, आप भी क्षमा करें, क्योंकि रैंडमली उठानी पड़ती है स्टोरी आपको बताने के लिए, कोई ऐसे ऑन द स्पॉट तो तैयार नहीं की होती, कई बार ऊपर नीचे हो जाती स्मृतियों के आधार पर। हम इंसान ही हैं तो कौन से भगवान है कि स्मृति हमेशा वैसे ही रहेगी। कई बार चीज़ें इतनी पढ़ाई लिखाई में भूल जाती है। कोशिश होती है कि जो बताएं सत्य ही बताएं, सही बताएं, सटीक बताएं, डाटा के आधार पर बताएं। सो द होल सेंट्रल टेम्पल विमान चैरियट ऑफ द गॉड्स Thanjavur, with its overwhelming presence of Tripurantaka images, could be regarded as symbolically depicting Lord Tripurantaka's chariot. तो किसका ओवरवेलमिंग प्रेजेंस किसका है? त्रिपुरांतक इमेजेस का। मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ ये एक रॉयल टेम्पल था, क्योंकि राजघराने यानी कि राज राजा चोल। सो एक्सक्लूसिवली अ रॉयल टेम्पल कंसीव्ड, डिजाइंड एंड मैनेज्ड बाय द एम्पायर हिमसेल्फ। जो थीम्स यूज़ हुई हैं मेनली इसके अंदर, वो कौन कौन सी यूज़ हुई हैं? तकरीबन थीम्स शिव से जुड़ी होंगी, राजा और रानी से जुड़ी होंगी, और राजा उसके गुरु से जुड़ी होंगी। तो इस तरह की थीम्स आपको नजर आएंगी। अप्सराएं भी नजर आएंगी। थीम्स कौन कौन सी हैं? शिव को दिखाया गया है, शिव एज अ दक्षिण मूर्ति। मैं बताऊंगा आपको क्या है ये। द स्टोरी ऑफ सुंदरर, द स्टोरी ऑफ सुंदरर, ये भी कहानी आपको बताऊंगा मैं। राज राजा एंड हिज 3 क्वींस वर्शिपिंग नटराज, त्रिपुरांतका, द मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती, राज राजा वर्शिपिंग द लिंग, रावण एट कैलाश माउंटेन्स। ये तकरीबन यहाँ की थीम्स हैं। ये पेंटिंग्स आपको यहाँ पर बहुत मिलेंगी। कुछ खास बातें चोला समय की फ्रेस्कोज से रिलेटेड। चोला फ्रेस्कोज इज़ अ मास्टरपीस ऑफ आर्ट, अपने आप में बहुत ही भव्य हैं। ये किस तरह से? डिस्टिंग्विश्ड बाय पावर, ग्रैंडियोर, रिदम एंड कॉम्पोजिशंस। जिस तरह का रिदम यूज़ हुआ है, जिस तरह से पूरी एक फ्रेम को कंपोज किया गया है, अलग अलग चीज़ें, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे एनिमल लाइफ है, चाहे किंग है, क्वीन है, या फिर सेंट है कोई, ये दैट कॉम्पोजिशन इज़ वेरी वेरी यूनिक। सो कॉम्पोजिशन, रिदम जो दिखाया गया है, मूवमेंट्स के वाया और रिदम के वाया जो भी इमेजेस हैं उनको अलाइव कर दिया गया है, जीवित। तो इमेजेस को जीवित रूप में दिखाने के लिए कि जो पात्र आपको दिखाए जा रहे हैं आपको ऐसा महसूस हो कि वो बहुत ही जीवंत हैं, उनको अच्छा खासा रिदम दिया गया है, अच्छी खासी मूवमेंट प्रोवाइड की गई है।
सो ये क्यों डिस्टिंग्विश्ड हैं? बाय देयर कॉम्पोजिशन, बाय द रिदम, ग्रैंडियोर यानी कि स्केल बहुत लार्ज है, कोई छोटी मोटी इमेजेस नहीं है, ग्रैंडियोर नज़र आता है। नेचुरली टेम्पल का ग्रैंडियोर इतना है तो फिर पेंटिंग का भी उतना ही होगा। और आर्टिस्ट जो है पेंटर, उन्हें अच्छी खासे प्लेटफॉर्म मिले, मिडल से लार्ज साइज़ तक के कैनवास पे उन्होंने काम किया है, इसलिए वो भी खुल करके अपनी प्रतिभा को वहाँ पर दिखा पाए हैं। ये भी इसकी खासियत रही है। और राज चोलों के समय में खासतौर राज राजा चोल ये कहते हैं कि भाई पेंटिंग का क्या स्थान है। वो बताते हैं कि जैसे पर्वतों में यदि कोई पर्वत है तो वो मेरू है, मनुष्यों में यदि कोई अद्भुत उत्कृष्ट है तो वो शासक है, राजा होता है, देवों में यदि कोई है तो वो ईश्वर हैं, शिव महादेव हैं, और इसी तरह से फाइन आर्ट्स में यदि कुछ है जो अद्भुत है तो वो चित्रकारी है। तो इस तरह से ये पता लगता है कि चित्रकारी को महत्व बहुत ज़बरदस्त था। और ये जो हम म्यूरल पेंटिंग्स की बार बार बात करते हैं, जिन्हें वो भित्ति चित्र कहते हैं, इन्हें हिंदी में हम भित्ति चित्र कहते हैं, तो भित्ति चित्रों के विषय में उनकी ये सोच थी। तो पावर नज़र आती है इन पेंटिंग से, ग्रैंडियोर नज़र आता है, रिदम और कॉम्पोजिशन नज़र आता है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण। ग्रेट इमोशंस, चोलों की पेंटिंग का ब्यूटीफुल एलिमेंट दैट इज़ द इमोशन। बहुत इमोशन है यहाँ पर, अल्टीमेट एंगर भी ज़बरदस्त है, कंपैशन भी ज़बरदस्त है, पीस भी आपको ज़बरदस्त नज़र आएगी। हर एक्सप्रेशन बहुत क्लियरली आपको कन्वे किया गया है। तो इमोशंस में तो कुछ कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि अगर किसी पेंटिंग को ग्रेट पेंटिंग सिर्फ इसी बेस पे मान लिया जाए कि इमोशंस के बेस पे जज करना है, तो चोलों की पेंटिंग अपने आप में ग्रेट पेंटिंग कहलाएगी। इतने भव्य इमोशंस हैं उनमें, तो इमोशंस के लिए ये पेंटिंग जानी गई हैं। और ये अब आप देखेंगे